श्रीराम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स एवं डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में रेडियो तरंग प्रस्तुत करता है हमारी अनूठी श्रृंखला हमारी शान भारतीय किसान। इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं तरंग 90.0 FM रामलाल आनंद महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय के अपने सामुदायिक रेडियो पर। और हमारा आज का विषय है खेती के लिए जैविक खाद और उनका प्रयोग, जिसके लिए हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हैं डॉक्टर दिनेश कुमार, प्रिंसिपल साइंटिस्ट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। और मैं दिव्या स्वागत करती हूँ आपका हमारे स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम हमारी शान भारतीय किसान में। आज हम बात करने वाले हैं खेती के लिए प्रमुख जैविक खाद और उनके प्रयोगों के बारे में। जैविक खेती आज के समय में टिकाऊ कृषि का महत्वपूर्ण आधार बन चुकी है। रासायनिक उर्वरकों की अत्यधिक उपयोग ने जहां मिट्टी की उर्वरता को प्रभावित किया है, वहीं जैविक खादें खेती को पर्यावरण के अनुकूल और सुरक्षित बनाती हैं। गोबर खाद, हरी खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, नीम खली, बोन मील और जैविक तरल खाद जैसे जीवामृत, ये सभी प्राकृतिक स्रोतों से तैयार होते हैं और मिट्टी में आवश्यक पोषक तत्वों की आपूर्ति करते हैं। इन खादों का प्रयोग मिट्टी की संरचना को बेहतर बनाना होता है, जल साधारण क्षमता बढ़ाता है और सूक्ष्म जीवों की संख्या को भी बढ़ाता है, जिससे फसल की गुणवत्ता और उत्पादन में सुधार होता है। जैविक खादों की विशेषता यह है कि ये फसलों को दीर्घकालिक पोषण प्रदान करती है और भूमि को लगातार उर्वर बनाए रखती है। यही कारण है कि आज किसान इनका उपयोग बढ़ चढ़कर कर रहे हैं और खेती को अधिक स्वस्थ, सुरक्षित और टिकाऊ बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर दिनेश कुमार, प्रिंसिपल साइंटिस्ट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो सर, जैसा कि आज हम खेती के लिए प्रमुख जैविक खाद और उनका प्रयोग विषय के बारे में बात करने के लिए हम मौजूद हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैविक खाद क्या होती है। देखिए, जैविक खाद जो होती है मुख्य तौर पर ये पौधों या पशुओं के अवशेषों से बनती है, ये सूक्ष्म जीवों से बनती हैं या कोई भी प्राकृतिक सामग्री हो उससे ये बनती हैं। और इनसे होता क्या कि मिट्टी के अंदर जो जैव पदार्थ है या जीवांश पदार्थ है और जो पोषक तत्व हैं उनकी मात्रा में वृद्धि होती है। और धीरे धीरे जब ये जैविक पदार्थ या जैविक खाद मिट्टी के अंदर और गलती सड़ती हैं तो इनसे पोषक तत्व प्राप्त होते हैं और ये पोषक तत्व पौधों की बढ़वार के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, बहुत आवश्यक होते हैं। इससे उनकी उपज में भी वृद्धि होती है। तो सर, गोबर की खाद क्या है और ये क्यों महत्वपूर्ण होती है? देखिए, गोबर की खाद बहुत ही महत्वपूर्ण खाद है जो गांव में हर घर में पैदा की जाती है, खास करके जहाँ पे जानवर रखे जाते हैं, जहाँ पे गाय और भैंस रखी जाती हैं। होता क्या है कि इसमें जो हमारे पशु होते हैं उनकी बिछाली होती है, उनके बैठने के लिए उनके नीचे कुछ पत्तियां डाली जाती हैं, कुछ पराली डाली जाती है, यानी एक तरह के फसलों के अवशेष डाले जाते हैं। फिर होता क्या है कि उसमें उनका गोबर भी गिरता है, पेशाब भी गिरता है, फिर एक तरह का वो मिक्सचर बन जाता है। फिर किसान भाई और बहन क्या करते हैं, उसको घर से निकाल के दूर ले जाते हैं और फिर कहीं पे उसको ढेरी लगा देते हैं या गड्ढे में भर देते हैं। फिर वो गलता सड़ता है और रोज़ दूसरे दिन तीसरे दिन यही प्रक्रिया जारी रहती है। यानी जो हमारे पशुओं की बिछाली है, गोबर है, पेशाब है, उसको इकट्ठा करते हैं और कभी कभी बचा हुआ चारा जो जानवरों ने चारा नहीं खाया है उसको भी उसमें मिला देते हैं और मिला के फिर किसी गड्ढे में दूर ले जाके भर देते हैं या ज़मीन के ऊपर उसको रख देते हैं और लगातार इस तरह से ढेरियाँ बनती जाती हैं, गड्ढे बनते जाते हैं। फिर ये 5 से 6 महीने में अच्छी तरह से गल सड़ जाती है। इसी को गोबर की खाद कहा जाता है। और गोबर की खाद में जो हमारे आवश्यक पोषक तत्व हैं, सभी के सभी आवश्यक पोषक तत्व गोबर की खाद में मौजूद होते हैं। और जब हम मिट्टी के अंदर इस खाद का प्रयोग करते हैं तो मिट्टी के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में बहुत ही अधिक वृद्धि होती है और पौधे हमारे बहुत खुश होते हैं और पानी मिट्टी में ज़्यादा इकट्ठा कर लिया जाता है। कुल मिला के ये है कि ये बड़ा लाभकारी है हमारी गोबर की खाद। तो सर, आपने गोबर की खाद के बारे में बताया और ये क्यों ज़रूरी है ये भी बताया। अब मैं जानना चाहूँगी कि कंपोस्ट क्या है और इसे तैयार कैसे किया जाता है। जी बिल्कुल, जैसे गोबर की खाद तैयार की जाती है लगभग उसी तरह से कंपोस्ट खाद तैयार की जाती है। जैसे हम धान की जो पराली है उसकी बात करें या हम जो हमारा गन्ना है, गन्ने की पत्तियों की बात करें या हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं
वो हमारे ज़मीन पे पत्तियां छोड़ते हैं, जो हमारे बड़े पेड़ होते हैं उनकी पत्तियां इकट्ठी कर ली जा सकती हैं शहरों में, गांव में, या जो भी हमारा फसलों के अवशेष हैं वो जो चीज़ें होती हैं उनसे जो हम खाद बनाते हैं उसको हम गलाते सड़ाते हैं, उसी को कंपोस्ट कहा जाता है। मान लीजिए गन्ने की पत्ती है, उससे हमें कंपोस्ट बनानी है, तो गन्ने की पत्तियों को हम इकट्ठा करते हैं और जो हमारे 2 या 3 विधि हैं इससे कंपोस्ट बनाने की, उन विधियों से हम कंपोस्ट बनाते हैं। यानी उसका जो कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात है वो हम नैरो कर देते हैं, वो हम कम कर देते हैं, और उसका जो बल्कीनेस है बहुत ज़्यादा उसका जो है वो क्षेत्र में आती है, वो फिर वो सिकुड़ के छोटे से क्षेत्र में आ जाती है। तो यही हमारी एक तरह की कंपोस्टिंग होती है। और कंपोस्टिंग में सूक्ष्म जीवों का बड़ा योगदान होता है, खास करके जैसे कवक होते हैं, जीवाणु होते हैं, एक्टिनोमाइसीट्स होते हैं। इनकी मदद से ये जो हमारे जैव पदार्थ हैं या फसलों के अवशेष हैं ये गलते सड़ते हैं और बाद में बड़ी अच्छी गोबर की खाद, बड़ी अच्छी हमारी कंपोस्ट खाद बन जाती है। और कंपोस्ट खाद बनाने के 2 तरीके मोटे तौर पे होते हैं। एक इंदौर प्रोसेस है जो इंदौर में एल्बर्ट होवार्ड ने डेवलप किया था, ये एरोबिक मेथड है कंपोस्टिंग का। इसके अलावा एक बेंगलोर प्रोसेस है जो डॉक्टर आचार्य ने बनाया था 1939 में। बंगलोर प्रोसेस एनरोबिक मेथड है, मतलब एवायवी है, उसमें हवा की ज़रूरत नहीं होती, उसमें पलटाई वगैरह नहीं होती, और वो खास करके जो शहरों के अपशिष्ट होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, उनको कंपोस्ट बनाने में प्रयोग में लाया जाता है। तो ऐसी नेडअप कंपोस्ट है, बहुत सारे कोयम्बटूर की पद्धति है कंपोस्ट बनाने की। तो 8-10 तरीके हमारे देश में उपलब्ध हैं कंपोस्ट बनाने के। अगर बड़े स्तर पे बनाना है कंपोस्ट को तो उसको विंड रो कंपोस्टिंग कहते हैं। दूर दूर पे जैव पदार्थ को या फसलों के अवशेषों को बिछा दिया जाता है मिट्टी के ऊपर और फिर उसमें पानी छिड़का जाता है, पलटाई की जाती है। इस तरह से जो विंड रो कंपोस्टिंग है वो भी कर ली जाती है। तो सर, हमने कंपोस्ट बनाने के इतने सारे तरीकों के बारे में बात की, तो अब मैं जानना चाहूँगी आगे बढ़ते हुए कि हरी खाद क्या है और इसे कब उपयोग में लाया जाता है। आज की खेती में जैसे उर्वरकों की बात करें तो धीरे धीरे वो बहुत महंगे होते जा रहे हैं। खास करके पोटाश और फास्फोरस के उर्वरक, सूक्ष्म पोषक तत्वों के उर्वरक काफ़ी महंगे हो गए हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ उर्वरकों पे निर्भर रहें, हमें अपने खेत में भी कुछ जो जैव पदार्थ है उसको हम पैदा कर सकते हैं। इसके लिए हरी खाद बहुत ही उत्तम विकल्प है। इसके लिए करना क्या होता है कि दलहनी फसलें ली जाती हैं, जैसे ढैंचा है या मूंग है या लोबिया है, ग्वार है या सनई है। इन फसलों को हम उगाते हैं। अपने क्षेत्र के हिसाब से हमें फसलों का चुनाव करना पड़ता है, लेकिन ढैंचा सबसे ज़्यादा कॉमन फसल है। तो जैसे ढैंचा आपने उगाया खेत में और फिर उसी खेत में आप पलट देते हैं उसको, इसी को हम हरी खाद कहते हैं। ये जो पलटाई की जाती है हरी खाद की फसलों की, ये लगभग बुआई के 2 महीने के बाद की जाती है, जब उसमें वानस्पतिक अवस्था सबसे अधिक होती है और दूसरे ये मुलायम अवस्था में होता है। अगर उसमें डंडी बन गई या वुड बन गई उसके अंदर तो वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती। तो ऐसी 2 महीने की अवस्था पे इन फसलों को खेत में मिला दिया जाता है और काट छांट करने के बाद और अच्छी तरह से मिलाने के बाद आप उसमें 8 दिन के अंदर अंदर अगली फसल को भी लगा सकते हैं। ये तो हुआ इन सीटू, मतलब खेत में ही आपने हरी खाद पैदा की और वहीं पे लगा दी। लेकिन दक्षिण भारत में कुछ ऐसे भी पेड़ हैं, हमारे ट्रीज़ हैं, बुशेज़ हैं, झाड़ियाँ हैं, जिनके पत्तों और टहनियों को काट के और फिर खेत में छोटे छोटे गड्ढे करके उनके अंदर दबा दिया जाता है। तो इसको भी हरी खाद कहते हैं, लेकिन ये ex-situ है, मतलब बाहर से आप लाए। तो हरी खाद बहुत ज़रूरी है आज के समय में, जब उर्वरक महंगे होते जा रहे हैं। इससे मिट्टी का सुधार होता है और पोषक तत्वों की उपलब्धता भी बढ़ती है। तो सर, जैसे हम खेती के लिए प्रमुख जैविक खादों की बात कर रहे हैं, तो इसमें एक केंचुआ खाद भी है। तो ये केंचुआ खाद क्या होती है और इसका लाभ क्या होता है? ये बिल्कुल कंपोस्ट से मिलती जुलती है। जैसे कंपोस्ट में हम फसलों के अवशेषों का प्रयोग करते हैं और उसको गलाते सड़ाते हैं। इसमें जो गलाने सड़ाने का काम है वो केंचुए करते हैं। तो इसमें ख़ास किस्म के केंचुए होते हैं, उनकी मदद से हम जैव पदार्थ को गलाते सड़ाते हैं। ये केंचुए क्या होते हैं? जो हमारा जैव पदार्थ होता है, जैसे मान लीजिए आजकल शहरों में भी इसका रिवाज चल पड़ा है वर्मी कंपोस्ट बनाने का। छोटे स्तर पर, अलग अलग स्तरों पर वर्मी कंपोस्ट या केंचुए की खाद को हम बना सकते हैं। अब शहरों में जैसे छोटे छोटे घर होते हैं हमारे, और उनमें किचन वेस्ट आता है। किचन का जो वेस्ट होता है, सब्जियों के छिलके या फलों के छिलके या और भी
अवशेष होते हैं उनसे हम वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। और हमारे जो किसान भाइयों के जो हमारे फसलों के अवशेष हैं उससे भी हम वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। और ये बड़ा अच्छा तरीका है। और वर्मी कंपोस्ट में जो पोषक तत्वों की मात्रा है वो गोबर की खाद से प्रतिशतता के आधार पर ज़्यादा होती है और ये काफ़ी लाभकारी है। ख़ास करके जो हमारी हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं जिनकी वैल्यू ज़्यादा होती है उनमें वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग संस्तुत किया जाता है। तो सर गोबर गैस प्लांट की स्लरी का उपयोग कैसे किया जाता है? आजकल गोबर गैस प्लांट का चलन बढ़ रहा है धीरे धीरे। और इसमें होता क्या है, गोबर गैस में जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि गोबर से गैस बनाई जाती है। गैस क्या होती है? गैस ये आपकी मीथेन गैस होती है, सभी जानते हैं। और ये एनरोबिक फर्मेंटेशन होता है। इसमें एक गड्ढा, एक स्ट्रक्चर होती है जिसमें हम गोबर और पानी मिला के डाल देते हैं। उसके बाद उसमें वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं, फिर उससे हमारी गैस बनती है, गैस बाहर निकलती है। और उस गैस का प्रयोग हम ईंधन के रूप में कर सकते हैं या अन्य किसी रूप में कर सकते हैं। फिर गैस के अलावा जो हमने गोबर डाला था उसमें से कार्बन कम हो गई, मीथेन बन गई। तो उसमें क्या होता है, जो बाकी अवशेष बचता है गोबर का, उसी को बायोगैस स्लरी कहते हैं। या एक तरह से वो घोल होता है, शुरू में काफ़ी पतली होती है, फिर बाद में अगर कुछ समय आप उसको इकट्ठा कर लें तो वो सूख जाती है क्योंकि उसका पानी उड़ जाता है। तो ये जो बायोगैस स्लरी होती है ये पोषक तत्वों का बहुत अच्छा स्रोत है। चूँकि इसमें कार्बन कम हो जाती है तो आपका जो CN रेशियो है, कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो काफ़ी कम हो जाता है, नैरो हो जाता है। तो कई बार देखने में ऐसा आता है कि बायोगैस स्लरी को सीधे आप सिंचाई के पानी में डायरेक्ट भी प्रयोग में ला सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी खाद है और बहुत अच्छा तरीका है गोबर गैस बनाने का। इसके अलावा आजकल बड़े स्तर पर भी इसका काम जारी है। बहुत सारे भारत सरकार की स्कीम चल रही है, गोवर्धन स्कीम चल रही है, जिसके तहत बहुत सारे हमारे फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर बनाने के प्लांट्स लग चुके हैं जो काम भी कर रहे हैं। और वहाँ से हमारा जो गैस है हमारी बन रही है, आपके CBG बन रही है, कंप्रेस बायोगैस बन रही है, उनसे वहाँ पे भी मैन्योर की प्राप्ति हो रही है। और जो मैन्योर है, फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर जो फॉर्म है, FOM है, उसका प्रयोग भी हम स्लरी की तरह खेती बाड़ी में कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा विकल्प है और किसानों को ये सलाह दी जाती है कि वो इसको कम से कम एक बार टेस्ट करें। अगर आप इसको लाभकारी पाते हैं तो फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर का प्रयोग भी अपनी खेती बाड़ी में करें आप। तो सर आपने गोबर गैस प्लांट के बारे में तो बताया, आगे बढ़ते हुए मैं जानना चाहूँगी कि खलियाँ जैविक खाद के रूप में कैसी होती हैं? जी बिल्कुल, किसान भाई इनका अक्सर प्रयोग करते हैं। कई बार खलियों को अपने पशुओं को भी खिलाते हैं जिससे उनका दूध बढ़ता है, घी बढ़ता है। जैसे कई बार बिनोला होता है, कपास का बिनोला होता है, उसको खिलाया जाता है। इसके अलावा हमारी सरसों की है, मूंगफली की है, कुछ खलियाँ हम प्रयोग में लाते हैं पशुओं को खिलाने के लिए। लेकिन कुछ खलियाँ हमारी ऐसी होती हैं जिन्हें पशुओं को नहीं खिलाया जा सकता। तो उसमें जैसे अरंडी की खली है, नीम की खली है, या महुआ की खली है, और भी एक दो खली ऐसी हैं जो पशुओं को नहीं खिलाया जाता। उन खलियों का प्रयोग हम बड़ी सफलतापूर्वक अपनी खेती बाड़ी में कर सकते हैं। इन खलियों में जो CN अनुपात होता है वो काफ़ी कम होता है। औसतन जो भी हमारी ये खलियाँ मैंने बताई, इनमें 4.5 से 5% तक नाइट्रोजन होती है, जो कि काफ़ी अच्छी मात्रा माना जाता है। तो ये खलियाँ हमारे पोषक तत्वों का भी स्रोत हो सकती हैं, जरिया हो सकती हैं। और इनको हम जो दूसरी हमारे उर्वरक हैं या दूसरी हमारी जैविक खाद हैं, उनके साथ खलियों का भी प्रयोग हमें करना चाहिए। तो सर जैविक खाद के प्रयोग के बारे में तो हम बात कर रहे हैं, पर जैविक खाद की अगर मिट्टी में उपयोग होता है तो मिट्टी की संरचना को वो कैसे सुधारती है? मिट्टी की संरचना का मतलब किसान भाइयों यही होता है और बहनों कि जो मिट्टी का अरेंजमेंट है, जो पार्टिकल्स होते हैं मिट्टी में, छोटे छोटे कण होते हैं, वो कण किस तरह से मिट्टी में अरेंज्ड है, किस तरह से वो लगे हुए हैं आपस में, किस तरह की संरचना वो बनाते हैं, उसी को हम स्ट्रक्चर कहते हैं, मिट्टी की संरचना कहते हैं। और मिट्टी की संरचना में सुधार करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आप पानी भर देते हैं खेत में और जुताई करते हैं, गारा बनाते हैं, तो आपकी मिट्टी की संरचना टूट जाती है। आप शायद समझ पाएंगे संरचना क्या होती है। जो उसमें आपके रंध्रावकाश होते हैं, जो हमारी खाली जगह होती है और कणों का पार्टिकल होता है, वो एक तरह से पूरी तरह से टूट जाता है। लेकिन वहीं जब पानी सूख जाएगा तो उसमें दोबारा संरचना बननी शुरू हो जाएगी। छोटे छोटे ढेले होते हैं मिट्टी के अंदर। अगर किसी मिट्टी में ढेले नहीं हैं
तो आप समझ लीजिए वो मिट्टी कुछ समय बाद खेती करने लायक नहीं रहेगी। ये छोटे छोटे ढेले बनना बहुत ज़रूरी है मिट्टी के अंदर। और ये जो हमारी खादें हैं, जैविक खादें हैं, ये संरचना बनाती हैं। जो हमारे कण अकेले अकेले पड़े रहते हैं उनको आपस में जोड़ती हैं, जिससे मिट्टी के अंदर वायु का संचार बढ़ता है, साथ ही साथ उसकी जल धारण करने की क्षमता भी बढ़ती है। तो ये जैविक खादें ही हैं जो हमारी मिट्टी की संरचना में सुधार लाती हैं। तो सर, मिट्टी की संरचना के बारे में बताया, वो कैसे सुधार लाती हैं इस बारे में भी बात की। तो अब मैं जानना चाहूँगी कि जैविक खादें रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता को कैसे घटाती हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये दो तरीके से हमारे रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता को घटाती हैं। एक तो सीधा तरीका है। सीधा तरीका क्या है कि ये सीधे सीधे इनके अंदर भी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। जैसे हम गोबर की खाद की बात करें तो इसमें औसतन 0.5% नाइट्रोजन, 0.2% या 0.2% इसमें फास्फोरस P2O5 और 0.4 से लेकर 0.5% पोटाश K2O होती है। इसी तरीके से जैसे मैंने बताया खलियों में 5% नाइट्रोजन होती है। जो हमारी वर्मी कंपोस्ट है इसमें 1.5% तक नाइट्रोजन हो सकती है। यानी इनके अंदर भी पोषक तत्व मौजूद हैं। तो पहले तो हमारी जो ये जैविक खादें हैं पौधों को, फसलों को पोषक तत्व प्रदान करती हैं। ये तो इनका सीधा महत्व हो गया। और जो अप्रत्यक्ष महत्व है इनका, ये पौधों के अंदर या मिट्टी के अंदर जो पहले से पड़े हुए पोषक तत्व हैं उनकी उपलब्धता भी बढ़ाती है। मिट्टी के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण बढ़ने से पोषक तत्वों की उपलब्धता और मिट्टी की धारण करने की क्षमता दोनों बढ़ती है। यानी दोनों तरीके से ये जो पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाती है, यानी खुद पोषक तत्व देती है। इसके अलावा जो मिट्टी के अंदर पोषक तत्व आपने उर्वरकों से प्रयोग किए हैं या अन्य स्रोतों से प्रयोग में किए हैं उनकी भी उपलब्धता बढ़ाती है। यानी चारों तरफ से जीत ही जीत है जैविक खाद के प्रयोग करने से। जी सर। तो सर, जैविक खादों का खेत में उपयोग कैसे किया जाता है। जैविक खादों में जैसे उर्वरक, इनकी खादों का प्रयोग की बात अगर हम करते हैं तो जैसे हरी खाद है, बड़ा आसान है। उसी खेत में उगाया आपने और उसी में हमने उसको मिला दिया। या फिर बाहर से लाए हम हरी पत्तियां वगैरह, टहनियाँ वगैरह, उनको भी खेत में अपने मिला दिया। ये तो बड़ा आसान है। इसी तरीके से जो हम फसलों के अवशेष को भी कभी कभी हम जैविक खाद के रूप में प्रयोग में लाते हैं। जैसे किसान भाई पराली जलाते हैं, मेरा हमेशा मानना है, हमेशा किसान भाइयों से कहना है कि जो आप पराली जा रहे हैं इसको आप खेत में ही मिला दीजिए, काट छाँट करके अपने खेत में मिला दीजिए। इससे आपकी मिट्टी की जो उर्वरता है वो निश्चित तौर पे बढ़ेगी और इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, जो गुण हैं, इसके भौतिक गुण हैं, उनमें भी इसमें सुधार लाया जाता है। अब जैसे गोबर की खाद की बात करें, गोबर खाद का प्रयोग करना बहुत आसान होता है जब आपकी खाद अच्छी तरह से मैच्योर हो जाए, तैयार हो जाए, जो कि 5 से 6 महीने में तैयार होती है। तब उसका प्रयोग आप बुआई से कम 1 महीना पहले करें। 1 महीना पहले इसलिए करें कि वो अच्छी तरह से गल सड़ जाए। नहीं तो ताज़ी आपने गोबर की खाद अगर खेत में मिला दी तो इससे गर्मी बहुत होती है, एकदम इसमें डिकम्पोजिशन होता है, गलती सड़ती है। तो गलने सड़ने पे गर्मी निकलती है इससे, तो हमारे फसल का जो अंकुरण हो रहा है वो प्रभावित हो सकता है। तो 1 महीना पहले लगाएंगे तो किसान भाइयों तो आपकी ये खाद ठंडी हो जाएगी। कहते हैं ना अभी गर्म है हमारी खाद, फिर तब तक ये ठंडी हो जाएगी और पोषक तत्वों की उपलब्धता इससे अच्छी होगी। दूसरी बात, जब आप जैविक खाद या कोई भी खाद इस तरह की आप खेत में डालते हैं, कोशिश करें उसको तुरंत अगले दिन ही मिला दें और समान रूप से खेत में फैलाएं। अगर आप ढेरी बना के छोटी छोटी छोड़ देते हैं तो उससे पोषक तत्वों का नुकसान हो सकता है। तो जल्दी से जल्दी आपको मिट्टी के अंदर मिलाना है जिससे ये पोषक तत्वों का नुकसान ना होने पाए। तो सर, हमने अभी ये तो जाना कि जैविक खादों का खेतों में कैसे उपयोग किया जाता है। अब ये जानना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जैविक खादों के मुख्य लाभ क्या हैं। मुख्य लाभ जैविक खादों के सबसे बड़ा लाभ ये है कि ये आपके पोषक तत्वों की जो हमारी रसायनों से मांग है उसको कम करती हैं। यानी रासायनिक उर्वरक हमें कम डालने पड़ेंगे, सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है। दूसरा, मिट्टी के जो भौतिक गुणधर्म है, जैसे मिट्टी की जल धारण क्षमता को ये बढ़ाती है, मिट्टी की संरचना में सुधार लाती है, मिट्टी में जो पोषक तत्व धारण करने की क्षमता है उसमें भी सुधार लाती है। और कई बार लगातार जब हम जैविक खादों का, गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, इनका प्रयोग करते हैं तो मिट्टी के पीएच मान में भी सुधार होता है। कई बार हमारी मृदा जो है
क्षारीय हो जाती हैं या एल्कली हो जाती हैं, तो उस दशा में जैविक खादों का बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि गलने सड़ने के बाद ये अम्ल निकालती हैं, कुछ अम्ल बनते हैं उससे, जो मिट्टी को थोड़ा सा न्यूट्रल कर देते हैं, मतलब उदासीनता की तरफ उसको ले आते हैं। यानी जो हमारी क्षारीयपन है मिट्टी के अंदर, उसको ये घटा के न्यूट्रलिटी की तरफ ले आते हैं। साथ ही साथ मिट्टी के जो जैविक गुणधर्म हैं, जो हमारे बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं सॉइल की, उनमें भी सुधार लाती है। अगर मिट्टी में जितना ज़्यादा जैव पदार्थ होगा, उतने ज़्यादा आपको माइक्रोब्स वगैरह दिखाई देंगे, उतने ज़्यादा मैक्रोब्स, जो बड़े जानवर होते हैं जैसे केंचुआ है, केंचुआ आपको दिखाई देगा। जितना ज़्यादा जैविक खाद, जैवांश और जैव पदार्थ मिट्टी में होगा, उतनी ज़्यादा संख्या हमको केंचुओं की देखने को मिलेगी। अगर मिट्टी में जैव पदार्थ नहीं होगा तो केंचुए खाएंगे क्या, वो तो मर जाएंगे। तो एक तरह से ये भी हमारी मिट्टी की उर्वरता को चिन्हित करता है, जो हमारा अर्थवर्म है, ये केंचुआ है। तो क्या सर ये जैविक खादें कीट और रोग नियंत्रण में भी सहायता करती हैं? कई बार जैसे हम खलियों का प्रयोग करते हैं, खलियों में जैसे नीम की खली है, नीम की खली का अगर हम प्रयोग करते हैं, ये भी एक जैविक खाद है, तो हमारे बहुत सारे कीटों का नियंत्रण हो जाता है। खास करके ऐसे कीट जो मिट्टी में पनपते हैं, मिट्टी में पैदा होते हैं और मिट्टी में रहते हैं, इस तरह के कीटों की जो वृद्धि है, बढ़वार है, वो रुक जाती है या वो नियंत्रित हो जाते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि नीम ना सिर्फ हमारे जो एंटोमोलॉजिकल या मतलब जो कीट होते हैं उन्हीं का नियंत्रण करती है, जैसे कि दीमक है, दीमक का ये नियंत्रण नीम की खली करती है, सभी जानते हैं। इसके अलावा ये जो कुछ कवक होते हैं या जीवाणु होते हैं या कई बार निमेटोड होते हैं, सूत्रकृमि होते हैं, इनसे भी हमारी फसलों में बीमारी होती है। लेकिन अगर हमने नीम की खली डाल दी तो बीमारियों से भी काफ़ी हद तक निजात मिल जाती है। यानी नीम की खली न सिर्फ कीटों का नियंत्रण करती है, बल्कि जो बीमारी फैलाने वाले हमारे ये इनोकुलम है, उनको भी ये कंट्रोल में लाती है। तो इस तरह से, और दूसरा, कई बार ऐसे अध्ययन भी हुए हैं कि लगातार हम जैसे कंपोस्ट का प्रयोग करते हैं या गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं, इनसे भी निमेटोड वगैरह जो होते हैं, हार्मफुल, जो नुकसानदायक सूत्रकृमि होते हैं, उनकी संख्या और उनके कुप्रभाव में कमी आती है। यानी जैविक खादें हमारे मोटे तौर पे मिट्टी को स्वस्थ बनाती हैं। तो सर, अभी हमने जाना कि जैविक खादें मिट्टी के लिए कितनी लाभकारी होती हैं, तो अब मैं जानना चाहूँगी कि किसान भाई बहन जैविक खादों के उपयोग को कैसे बढ़ा सकते हैं? सबसे ज़रूरी है कि जो भी हमारे घर के वेस्ट हों, जैविक वेस्ट हों, जो भी वेस्ट हमारे खेत पे हों, हमारे बागानों में हो, हमारे बगीचों में हो, हमारी सड़कों पे हो, ये जो जैव पदार्थ हैं, पत्तियां हैं या फसल अवशेष हैं, जहाँ तक संभव हो इनकी कंपोस्ट खाद या इनकी वर्मी कंपोस्ट खाद, केंचुओं की खाद बनाई जाए। और ये किसानों के स्तर पर बड़ी आसानी से संभव है। आपको कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करना। जो आपका खेत है, अपने खेत पे 2-3 गड्ढे आप बना लें। गड्ढे बनाने के बाद जो खेत का आपका अवशेष है, उसको वहीं दफना दें, वहीं दबा दें उसको। साथ ही साथ घर में जो जानवरों से आपको अवशेष मिलते हैं, जैसे बचा हुआ चारा है आपका, आपके जो पेशाब और जो मलमूत्र है जानवरों का, जो बिछा लिए, उस सब मटेरियल को, सामग्री को आप लेके खेत पे जाएं दूसरे तीसरे दिन, और जो खेत पे आपने गड्ढे खोदे हैं उनमें उनको दबा दें, उनमें उनको रखते जाएं, और फिर अगले नए गड्ढे खोद लें। इस तरह से थोड़े से ज़मीन के टुकड़े में आप इस तरह की खाद को बना सकते हैं और फिर वापस अपने जो फसलों में प्रयोग में ला सकते हैं। इसमें एक बात और है, देखने में ऐसा आया कुछ किसान भाई खरपतवारों को उखाड़ते हैं, कुछ खरपतवार आपकी फसलों में लगे होते हैं, फिर उनको वहीं छोड़ देते हैं। तो वो खरपतवार क्या दोबारा उनमें बीज हो सकते हैं, उनकी जड़ों से दोबारा नए पौधे बन सकते हैं। तो उनको आप खेत से दूर ले जाएं, और ले जाने के बाद जो आपके गड्ढे हैं, जो अभी मैंने गड्ढे बताए, उनमें उनको भी डाल दीजिए। अगर खरपतवारों के पौधों को आप उन्हीं गड्ढों में डाल देंगे तो उसके अंदर 55 से 60 डिग्री टेम्परेचर तक गर्मी हो जाती है उन गड्ढों में, और 60 डिग्री टेम्परेचर पे सारे बीज मर जाते हैं। तो जो भी आपका आगे चल के ये आते खरपतवार, उनकी बढ़वार भी आपकी ख़त्म हो जाएगी, यानी बीज उनका यहाँ गल सड़ जाएगा, वापस बीज उसमें नहीं जाएगा। तो कुल मिला के यही है कि आप जितना ज़्यादा हो सके अपनी जैविक खादों का प्रयोग करें,
उर्वरकों का भी प्रयोग करें, लेकिन संतुलित मात्रा में उनका प्रयोग करें और एक दूसरे का प्रयोग साथ मिला के करें। समेकित पोषक तत्व प्रबंधन बहुत ज़रूरी है, जिसमें जैविक खाद, रासायनिक खाद और जैव उर्वरकों का सही अनुपात हो, सही उनका संगम हो। तो सर, खेती के लिए प्रमुख जैविक खाद और उनके प्रयोग से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आपने सुना जैविक खाद और उनका प्रयोगों पर आधारित हमारा एक खास कार्यक्रम। ऐसे ही और कार्यक्रमों के लिए आप हमसे जुड़े रह सकते हैं रेडियो तरंग पर। हम फिर हाजिर होंगे हमारी शान भारतीय किसान के एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे हमारी अनूठी श्रृंखला हमारी शान भारतीय किसान, जिसके प्रायोजक है श्री राम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स एवं डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसके प्रस्तुत करता है रेडियो तरंग 90.0 FM। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कड़ी जरूर पसंद आई होगी। यदि आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप हमें लिखकर भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radiotarang@rla.du.ac.in, या आप हमें फेसबुक पर भी मैसेज कर सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है तरंग 90.0 FM। हमारे आज के कार्यक्रम की संचालक हैं खुशी और संपादन किया है फरजीन सुल्तान ने, और इस कार्यक्रम के मार्गदर्शक हैं प्रोफेसर राकेश कुमार।